सभी का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले शिक्षक दिवस पे सभी को, पूरे महाविद्यालय परिवार सहित इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों को बहुत बहुत आभार, बधाई। और जैसा कि मैं इस महाविद्यालय परिवार से बहुत ही हमारा पुराना नाता रहा है, और मुझे करीब 15 महीने ज्वाइनिंग के बाद रहने का अवसर मिला है। और मैं महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने इस वेबिनार के लिए हमें समय दिया। और विशेष रूप से आदरणीय प्राचार्य जी का और हमारे बड़े भाई डॉक्टर राम सेवक जी का, डॉक्टर गौतम जी का, और समस्त महाविद्यालय परिवार सहित मैडम आरजू मैडम का, हमारे बड़े भाई अग्रज आदरणीय रामजीत यादव सर भी जुड़े हुए हैं, आपको प्रणाम सर। और पुनः सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं, जैसा कि आज का जो आपका विषय है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति का संवर्धन, एक सब टॉपिक जो रखा गया था। और आभार बहुत बहुत माननीय हमारी डायरेक्टर महोदया का भी, और जिन्होंने ये अवसर हम सबको प्रदान किया है कि हम इस नई शिक्षा नीति पर उत्तर प्रदेश में कम से कम कुछ चर्चा कर सके। और प्राचार्य जी का पुनः आभार कि उन्होंने आज का यह समय चुना। और जहां तक बात है नई शिक्षा नीति को, जैसा कि पहले भी चर्चाएं हुई हैं बहुत जगहों पर, बहुत मंचों पे, कि 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति 1986 के बाद आई है। 92 में इसमें रिवीजन हुआ था। स्वाभाविक है कि शायद हमारे नीति नियंताओं ने ये सोचा इतने लंबे समय बाद कि एक ऐसी शिक्षा नीति लाई जाए जिसमें हम अपने समाज के समस्त लक्ष्यों को, जो शिक्षा के संबंध में होता है, उसको पा सके, प्राप्त कर सके। क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है किसी भी समाज के लिए, चाहे वो कोई भी समाज हो। यदि शिक्षा का स्वरूप, प्रारूप और उसका जो लक्ष्य है वो हमें यदि नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से हम अपने तमाम उन आदर्शों, मूल्यों और विकासात्मक पहलुओं को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी के संदर्भ में जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, वैसे तो 1986 की भी शिक्षा नीति को आप देखें तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही आदर्शात्मक हैं, और बहुत सारी चीजें तो आज भी ऐसी हैं जो कि पूरी नहीं की जा सकी। परंतु फिर भी इस नई शिक्षा नीति में भी उन कमियों को दूर करते हुए शायद एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो कि बहुत ही बहुआयामी है और बहुत ही आकर्षक है, जो कि यदि इसका इम्प्लीमेंटेशन यदि हो जाए अच्छे से, तो हम वैश्विक लक्ष्यों, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हो सकता है कि हम वो प्राप्त कर लें। लेकिन आज का जो विषय है उसके संदर्भ में जैसा कि चर्चा करना है, और शिक्षा नीति के जो और भी पहलू हैं, सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो 6% डीजीपी का है कि हमें जीडीपी जो है वो 6% बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो जहां तक बात इस टॉपिक पे है कि भाषा, कला और संस्कृति, तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि हम अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है, जीवन के अंतिम लक्ष्य क्या है। यदि आसानी से आप देखें तो समानता, न्याय, कौशल, ज्ञान, व्यक्तित्व, ये सब हमारे लक्ष्य हैं शिक्षा, किसी भी शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत यदि रहते हुए।
हम शिक्षा पाते हैं तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमारे समाज में समानता का अवसर मिले, हमारा आत्मज्ञान, नैतिक मूल्य, ज्ञान, कौशल इस तरह से फले फूले और इस तरह से स्थापित हो कि उस शिक्षा का हमारे व्यवहारिक जीवन पर एक गुणात्मक असर देखने को मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अभी तक इतने आजादी के इतने बाद हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम उसको छू कर रह जा रहे हैं। तो हम विफल हैं, एक तरह से उन मूल्यों को नहीं पा रहे हैं। कारण यह है कि आप सभी जानते हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी जानते हैं कि हमने जो प्रारंभिक स्तर से जो शिक्षा के पहलुओं को अपनाया या जो जिन चीजों को चुना वो हमारे धरोहर से जुड़े हुए नहीं, हमारी विरासत से छू नहीं रहे थे। हमारी विरासत को छोड़ करके हम ऐसे मूल्यों को ढूंढने लगे, ऐसे मूल्यों की तरफ देखने लगे, ऐसे मूल्यों पर नाज करने लगे, ऐसे मूल्यों की तरफ आकर्षित होने लगे जिससे कि हम अपने जो इतना बड़ा हमारा एक लिगेसी था, एक जो हमारा एक बहुत ही व्यापक धरोहर था, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे कौशल हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, परंपरा हो, रीति रिवाज हो, मतलब हम कहाँ पीछे थे। इतनी गहरी विरासत, इतनी सांस्कृतिक से भाषाई हो या हमारा जो हेरिटेज है वो इतना गहरा है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना आकर्षक है, इसको हम एक तरह से भूल करके हम मॉडर्नाइजेशन के अंधानुकरण में इतना तेजी से आगे बढ़े कि हम उन मूल्यों को छोड़ते हुए नकली मूल्यों को, जैसा कि अभी डॉक्टर दयाशंकर जी हमारे मित्र हैं या उन्होंने चर्चा किया कि उन मूल्यों को हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया जो कि हमें अपने सामाजिक लक्ष्यों की तरफ नहीं ले जाते। हमारे सामाजिक लक्ष्य हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार जब तक स्थापित नहीं होंगे तब तक हम शिक्षा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सरकार हो, यदि उन मूल्यों के तरफ उन्मुख होकर कार्यान्वित नहीं होगी तो हम कभी भी अपने सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। शायद कस्तूरी रंगन जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने इन चीजों को सोचा होगा कि कैसे हम इस शिक्षा नीति में उन चीजों को डाला जाए जिससे कि हमारे जो मूल्य छूट गए हैं, जो विरासत छूट गई है, जिसको हम छोड़ गए हैं या भूल चुके हैं या भूल रहे हैं, उसको फिर से वापस लाया जाए। और उसी के संदर्भ में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप महाविद्यालय परिवार का कि आपने यह विषय चुना जो कि भाषा का विषय से संबंधित है, कला से संबंधित है और संस्कृति से संबंधित। और इसके पीछे ये इस तीनों चीजों को, इस जो टॉपिक है इस पर बहुत ही बल दिया गया है इस शिक्षा नीति। तो इसको बल देने का अचानक से क्या कारण हो गया या कौन सी आवश्यकता पड़ गई, हमने जो ड्राफ्ट बनाने में इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई जो इन्होंने इस पे प्रमुखता से जोर दिया और हम आज इस पर चर्चा करने के लिए बैठे। तो निश्चित रूप से ये हमें जो हमारी भाषा है ये हमारी पहचान से संबंधित है। यदि आप, जैसा कहा जाता है, ये माना जाता है कि 2 से 8 वर्ष का जो समय होता है वो भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यदि आप भाषा को, अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी किसी भी भाषा में को सीखना चाहते हैं और अपनी भाषा को गौड़ समझते हैं, अपनी भाषा पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जैसा कि एक माइंडसेट पूरे सोसाइटी का बन चुका है, आज भी है, ऐसा नहीं कि कुछ खत्म हो गया है, आज भी है कि एक माइंडसेट बन चुका है कि अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा, खासतौर से अंग्रेजी ही विदेशी भाषा है, यदि हम उसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें बर्ताव करते हैं, उसको बोलते हैं, तो हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं, अपने को ऊंचा समझते हैं। तो ये स्थापना कहां से हुई? इस स्थापना के पीछे ही उसको सीखने की ललक भी पैदा हुई।
यदि ये स्टैब्लिश नहीं होता कि हम अंग्रेजी भाषा को सीख करके गौरव महसूस करते, तो शायद इतने अंग्रेजी परस्त स्कूल भी नहीं खुले, शायद उस प्राइमरी विद्यालय को भी सुधारा जाता। यदि अंग्रेजी नहीं होती तो शायद उस प्राइमरी विद्यालय को भी सुधारा जाता, और सुधारा गया होता तो हम अपनी भाषा भी सीखते, अपने आप में अपना गौरव भी प्राप्त करते, और अपनी संस्कृति में अपने भाषा में ही अपनी चीजों को समझते, तो हम ज्यादा गहराई से अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, अपने आसपास के धरोहर को, अपनी चीजों को समझ पाते, और उसके अनुसार ज्ञान के आधार पर हम व्यवहार करते, तो निश्चित रूप से हम नैतिक मानदंडों पर खरा उतरते। क्योंकि किसी भी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य नैतिक मापदंड स्थापित करना होना चाहिए, जो कि नहीं है। किताबी रूप से है, उस तरह से है, थ्योरेटिकली है, सब कुछ है, लेकिन व्यवहार में आप देखें तो हम कहां उस पर खरा उतर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं उतर पा रहे? पहली जो हमारी कमी हो गई कि हमने अपनी भाषा को कहीं ना कहीं दोयम दर्जे के रूप में स्थापित कर दिया। जैसा आप सबको मालूम है कि आज 22 भाषाएं हमारी जो 22वीं अनुसूची है उसमें दर्ज हैं। तो इन 22 भाषाओं को कैसे अपनी भाषा को बनाया जाए और अपनी भाषा को सीखा जाए, और उसको कैसे जो है सीख करके अपने वास्तविक ज्ञान से या वास्तविक धरोहर से, वास्तविक संस्कृति से को समझा जाए, ये जरूरी समझा गया। इसीलिए जो है आप देखेंगे कि ड्राफ्ट में इस पे बहुत बल दिया गया है, और ये कहा गया है कि त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाए, और उसमें जो है अपने कक्षा 5 तक अपना क्षेत्रीय भाषा को जरूर महत्व दिया जाए। वो क्षेत्रीय भाषा कोई भी हो सकती है, जिस क्षेत्र विशेष की हो, 22 भाषाओं में से। तो इस तरह से भाषा के आधार पर अब ये बात रखी गई है। आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा कि रखना और उस पर इम्प्लीमेंट करना किस तरह से संभव होगा, नहीं होगा। दूसरी बात आती है कि जो हमारा कला है, कला पे भी क्यों जोर दिया गया? आज यदि बच्चों से आप पूछ लीजिए तो वो शायद ही अपने यहाँ के जो धरोहर हैं, अपने शहर के ही चीजों को नहीं बता पाए। भारत की तो बड़ी दूर की बात है, अपने शहर में स्थापित उन सांस्कृतिक कला, साहित्य या हेरिटेज जो है, हर क्षेत्र में, हर स्थान पे कोई न कोई ऐसी धरोहर है। अभी रामनगर का किला है, उसके बारे में सारी चीजें पूछें तो बच्चे कुछ भी नहीं बता पाएंगे शायद, कि क्यों स्थापित हुआ, कौन शासक था, इसकी महत्ता क्या थी, किस सन में स्थापित हुआ, क्या था, इसकी गरिमा क्या थी, कौन राजा था। ये तो हम अपने तमाम सांस्कृतिक हेरिटेज है भाई। दुनिया के 7वें आश्चर्य के रूप में किला है, जो है हमारा ताजमहल है, अजंता है, एलोरा है, बहुत सारी ऐसी, मैसूर का किला है, खजुराहो है, लाल किला है, बहुत सारे अनंत हैं। मतलब हर क्षेत्र में, हर शहर में आपको कोई ना कोई ऐसा हेरिटेज मिल जाएगा। हम कि हमने जो है मॉडल बना लिया उन सारी चीजों को, वैश्विक परिवेश की तरफ देखा, अंग्रेजी वैल्यू था और कल्चरल हेरिटेज था, उसको भूल गए। तो हमें अपनी अस्मिता कहीं न कहीं गरिमामयी नहीं रही, हम अपने अस्मिता पर गौरव नहीं कर पा रहे हैं, या वह स्थापित नहीं हो पा रहा है कि हम अपने मूल्यों पर गौरव। तीसरी जो स्थिति की चर्चा करना चाहूंगा, जो संस्कृति है, कल्चर है, समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं मैं, तो थोड़ा सा संस्कृति के बारे में बताना चाहूंगा कि संस्कृति, जैसा कि सभी जानते भी हैं कि हमारा जो व्यवहार करने का तरीका है,
जो हमारी सोच है, हमारी परंपरा है, हमारे मानक हैं, हमारे संकेत हैं, ये सब कल्चरल संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, कल्चर के अंतर्गत आते हैं। वो चाहे धार्मिक हो, चाहे वेशभूषा से संबंधित हो, चाहे खान पान से संबंधित हो, चाहे जो है जेंडर से संबंधित हो, इक्वेलिटी से संबंधित हो, चाहे वो लिटरेसी से संबंध, मतलब कोई भी ऐसा पहलू नहीं है। यदि देखें तो एक बहुत ही समग्र विरासत होती है कल्चर, जिससे हमारी पहचान, हमारा व्यवहार, हमारा चित्त, हमारी सोच, हमारी लक्ष्य, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श सब कुछ निकल करके आते। तो अब इसको थोड़ा सा यदि विचार करें, जैसा अभी डॉक्टर दयाशंकर जी ने भी तमाम पहलुओं पर विचार डाला, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं बस कुछ चीजों पर विचार बताना चाहूंगा कि जैसे आप हमारे हेरिटेज संस्कृति के रूप में हमारे जो खान पान के तरीके थे उसको उन्होंने बताया, तो आज आप देखेंगे कि हम उन्हीं मूल्यों की तरफ इस महामारी के दौर में, जैसे आयुर्वेदिक जो हमारे स्थितियां थी, यानी कि यदि आप देखें तो तक्षशिला नालंदा जैसी स्थापित हमारे धरोहर, जो कि हम कितने आगे बढ़ चुके थे, कितने आगे हम उस समय थे, उसको छोड़ चुके हैं। और जो हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको पढ़ करके विदेशियों ने यहाँ से ज्ञान ले जा करके वो अपने यहाँ बहुत सारी चीजें कर लिए, सीख लिए। योगा को आज इंटरनेशनल स्टेज पे पहुंचा दिया, और जब वहां इंटरनेशनली वो पॉपुलर हो गया, अवेयर हो गया, लोगों को मालूम हो गया कि इससे फायदा मिलता है, तो हमने उसको योगा दिवस के रूप में मनाना शुरू कर। लेकिन वो तब हुआ जब हमारी हेरिटेज के रूप में था, हमारे आदर्श, हमारे संस्कृति में था, तब हमने नहीं माना उसको, तब जो हम दूसरे लक्ष्यों की तरफ थे। लेकिन जब इंटरनेशनली वही चीज अप्रूव हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं हम और हमारी शिक्षा को के संदर्भ में आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं कहना चाहूंगा, तो इस तरह से जो खान पान है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, हमारी जो देसी चीजें हैं। आज आप देख रहे हैं कि बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि फला चीज कैसे बनता है और कैसे क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। जो पहले हम खाकर रहते थे, वो हमारा नाश्ता होता था, वो हमारी चीजें होती थी, आज बच्चों को उसको विश्लेषण करके बताना पड़ेगा कि ये पेड़ कैसा होता है और ये इसके फायदे क्या है, ये किस सीजन में होता है और कैसे होता है, ये उसको बताना पड़ेगा, तब उसको समझ में आता है। लेकिन जो टीवी में मैगी पिज्जा के बारे में दिखाता, उसको एकदम दिमाग में बैठा हुआ है और वो उसको बड़े ही तत्परता से, बड़े ही चाव से उसको एक उसके रूप में, इंजॉयमेंट के रूप में लेता है और बड़े ही उससे खाता है। लेकिन उसके जो पहलू है, इसको बाजारीकरण ने इतना धूमिल कर दिया है कि हम वास्तविक स्थितियों से, जो कि हमारे पास था, जिसको कि हम स्वास्थ्यवर्धक रूप में, आहार के रूप में लेते थे, उसको छोड़कर हमने ऐसे नकारात्मक चीजों को या ऐसी अनावश्यक चीजों को कहा जाए अपना लिया, जो कि जरूरत नहीं थी। और कारण यही हुआ कि हम चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे अपने सामाजिक उसके माध्यम से, हमने उसको गौरव नहीं प्रदान किया। यदि हम कहें कि गुड़ सत्तू खाते हैं, तो आप शायद कहीं लज्जा महसूस करें। क्यों लज्जा महसूस करेंगे भाई? गुड़ सत्तू में ऐसी कौन सी ऐसी समस्या है जो लज्जा की बात है? लेकिन हमारा सोच जो है, माइंडसेट जो है, वो इस तरह का बन चुका है कि हम पिज्जा बर्गर खाने में या ऐसी खान पान को खाने में ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए उसकी बखान भी करते हैं, उसको बताते भी हैं, उसको बहुत ही चाव से बताते हैं कि मैं आज कल मैकडॉनल्ड में गया था, मैं ऐसे किया था, मैं वैसे। लेकिन ये जो ऐसा है नहीं कि कुछ गलत है, लेकिन हमने उनकी सोच को क्यों सही समझ लिया, हमने अपनी सोच को क्यों नकार दिया, ये ज्यादा गलत है। हो सकता है उनके लिए वो सही हो, उनके सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार वो सही हो, लेकिन जब हमारे सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार वो खाना, वो पहनावा हम एकदम फुल प्रूफ था, एकदम आज भी आज हम उसी के पीछे पड़े हुए इस महामारी में, उसको हमने क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमने उस पर नाज करना नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि हमारी कहीं न कहीं जो पूरा प्रोटेक्शन था, जो शिक्षा का, समाज का या शासन का या मॉडर्नाइजेशन का, जो भी कह लीजिए, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था कि हम उस पर गौरव। जिस दिन हम खुद
उस पर गौरव करना शुरू कर देंगे, हम खुद उस पर नाच करना शुरू कर देंगे कि हम ये खा के रहते हैं, लोग धीरे धीरे उस पर करना शुरू कर देंगे और एक माहौल बनेगा और हम उसको खा करके स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे और अपनी गौरव गाथा के रूप में उसको आगे स्थानांतरित और आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात आती है, जैसे कि मैं लैंगिक विभेद की बात कर लूं, नारी के संदर्भ में, चूंकि कल्चर की बात है तो उसमें सारी चीजें आ जाती है। नारी के संबंध में लैंगिक बिहेवियर जो है, हमारा यदि कल्चर देखें तो नारी को कहा जाता है कि वो देवी है, उसे हम पूजते हैं, लेकिन व्यवहार में क्या है? तो क्या किसी समाज में दो चीजें एक साथ इस रूप में स्थापित हो सकती हैं? और यदि हो सकती है तो वो समाज कितना स्थायी हो सकता है और किस रूप में आगे बढ़ सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। जैसे आप कहते हैं कि नारी देवी है, लेकिन वही दूसरी तरफ नारी के लिए इतने इफ बट लगाए गए हैं कि यहाँ तक कि प्रतीकात्मक रूप से उसको कहीं कहीं शुभ अवसरों पर भी जाने से प्रतिबंधित किया गया। विडो हो गई तो अपने ही बेटे की बारात में विदा नहीं कर सकती। तो एक तरफ तो देवी है, एक तरफ वो ऐसी हो गई कि जो जिसको जन्म दिया उसको भी विदा नहीं कर सकती। तो ये दो मानक कैसे चल सकते? तो हमारे कल्चर में जो चीजें, ये निश्चित रूप से उसकी देन है कि कुछ बुराइयां थी, लेकिन दो चीजें कैसे स्थापित हो सकती है और हम उस पर कैसे गर्व कर सकते हैं, ये सोचने की बहुत जरूरत है। निश्चित रूप से ये हमारे कल्चर के जो विसंगतियां थी, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि कल्चर यही था, हमारे यहाँ भी स्वयंवर का कल्चर था, नारी का बहुत सम्मान था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विसंगतियां थी जो नारी को इस रूप में स्थापित करती, और वो हमने एक तरफ तो देवी बना लिया और दूसरी तरफ उसको प्रतिबंधित कर दिया और बहुत सारे इफ बट लगा दिए, बहुत सारे स्थितियां पैदा कर दी जो कि उसके लैंगिक आधार पर असमानता को ठहरा। तो कल्चर में हम लैंगिक विभेद में भी व्यवहार में देखते हैं कि किस तरह से वो व्यवहार में पाया जाता है। तो हम कैसे अपने आप को कैसे गौरवान्वित महसूस करें, इसको देखने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। दूसरी बात है, हमारे कल्चर में जैसे न्याय के संदर्भ में, न्याय समानता, ये भी कल्चर के मानक हैं, प्रतीक हैं। तो न्याय के संदर्भ में आप देखेंगे कि हमारा जो विसंगति था, विकृति था, उसमें आप हमारे जो ऐतिहासिक वो बात दिखाते हैं कि वो वर्ग विशेष पर आधारित, माने कि एक ही समय में जन्म लेने वाला दो व्यक्ति, जो एक किसी वर्ग विशेष से पैदा हुआ और एक दूसरा किसी वर्ग विशेष में पैदा हुआ, तो उसकी मानक और व्यवहार के तरीके अलग अलग स्थापित हो गए। तो ये कैसे संभव हो सकता है, जो इस विसंगति को दूर करने के बजाय हमने उसको कहीं विचार ही नहीं किया शायद कि ये क्यों, मतलब इस तरह से हमें असमानता को स्थापित करने में बल दिया, या हम कहीं उस पर सोच ही नहीं रहे हैं। हमने जबकि इतने अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि उसमें कहीं इस तरह की बात नहीं की जाती है कि किसी के साथ विभेद किया जाए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को समान अधिकार दिया गया, हमारे संविधान में दिया गया। लेकिन सामाजिक रूप से यदि प्रतीकों में देखें, संकेतों में देखें और व्यवहार में देखें, तो क्या हम एक ही समय में दो परिवारों में पैदा हुए व्यक्तियों और दो वर्गों में पैदा हुए व्यक्तियों को समान व्यवहार करने का अवसर देते हैं, या उसके साथ समान अवसर करते हैं, समान तरह का व्यवहार करते हैं? इस पर विचार करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से मैं फिर कहूंगा कि इसमें भी सामाजिक कुरीतियां हमारे इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं, और हमने उसको दूर करने के बजाय उसको कहीं ना कहीं आज भी स्थापित रखा है। पूरी तरह से नहीं है, लेकिन स्थापित तो है। तो ये कैसे, हमने इतना पढ़ाई किया, हमने इतने 70 साल आजाद हो गए, इतने दिन आजादी के हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने इस पर विचार किया? तो दो तरह की चीजें किसी भी समाज में नहीं स्थापित हो सकती। यदि ये है तो है, यदि ये खराब है तो है। दोनों दो समय में अलग अलग व्यवहार कैसे हो सकता है? तो इस पे विचार करने की जरूरत है।
कि हम इसको ठीक करके, और ये कहीं ना कहीं उसी बात पे आता है जो एक माइंडसेट हमारा है कि हम लॉजिक को कहीं हम अपनी शिक्षा से नहीं प्राप्त कर पाते। हमारा शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सोसाइटी हमें यह प्रोवाइड नहीं कर पा रही है कि हम रैशनल कितने हो रहे हैं। हम रैशनली किसी चीज को नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं, हम सिचुएशनल जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो ऐसे तो संभव नहीं है कि हम इस परिस्थिति में यह व्यवहार करें और इस परिस्थिति में यह व्यवहार करें। तो ऐसे तो कभी भी कोई समाज ठीक से नहीं बन पाएगा। तो कल्चरली भी हमारी बहुत बुराइयां थी, जिसको हम अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से, कौशल से, समानता और न्याय और संवैधानिक अधिकारों से पूरा कर सकते थे, उसको दूर कर सकते थे, लेकिन उस पर हमने विचार नहीं किया। कारण यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली कहीं से भी यह नहीं दिखाती है कि हमें न्याय के व्यवहारिक कदमों को कैसे आगे बढ़ाएं। जरूर थ्योरेटिकली बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको न्यायिक व्यवहारिक धरातल पर कैसे उसका प्रयोग किया जाए कि यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसको 10 नंबर कम दिया जाए, यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसको पास होने से रोक दिया जाए, यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसके साथ कुछ ऐसी सजा का प्रावधान किया जाए, तभी हम उस चीज को रैशनलाइज कर पाएंगे। नहीं तो वो बस किताबों में लिखी रहेगी और वो हम आगे उस पर चलते जाएं। तो संस्कृति के संदर्भ में और भी बहुत अच्छी चीजें हैं हमारे संस्कृति में, जिसको हम सोचना नहीं चाहते हैं या उस पर विचार नहीं करना चाहते हैं, या हमने ऐसा माहौल तैयार नहीं किया जिससे कि हम पूरे संदर्भ में, और किसी एक शिक्षा प्रणाली ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था, ये कहा जाए कि एक सामंती सोच, यानी कि हम यदि रैशनल अपने व्यवहार में रैशनैलिटी नहीं ला पाएंगे, जब तक नहीं लाएंगे तब तक कोई भी शिक्षा प्रणाली लागू हो जाए कभी भी हम उसको पूरी तरह से अपने असली उद्देश्यों की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि पूरे मानव जीवन का लक्ष्य ही यही है, समानता न्याय। समानता न्याय, और वो कब होगा? जबकि हम तार्किक आधार पर व्यवहार करेंगे, वैज्ञानिक आधार पर व्यवहार करेंगे। और ये कौन देगा? काफी हद तक हमारी शिक्षा प्रणाली भी दे सकती है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ही बधाई इस इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए कस्तूरी रंगन जी को और शासन को, प्रशासन को, सरकार को, कि ये शिक्षा नीति लेके आई है और उन उद्देश्यों को जो हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं उसको फिर से पाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब बात यह है कि कैसे इसको पाया जा सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 86 में हमने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आज आप पढ़ेंगे बहुत लगेगा कि इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इसको कैसे पाया जाएगा? क्या इसी आप कह रहे हैं कि भाषाई ज्ञान सबको देना आवश्यक है, तो क्या हमारे पास इतने शिक्षक हैं हर क्षेत्र में जो भाषाई ज्ञान उनको दे देंगे? क्या उनको उतनी किताबें उपलब्ध हैं हर भाषाओं में जो कि उनको उस स्तर का ज्ञान दे सकती हैं जिसमें वो पढ़ना चाहते हैं? क्या उतने यूनिवर्सिटी उपलब्ध हैं? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है? उसका फ्रेमवर्क क्या होगा? उसकी टाइमिंग क्या होगी? उसमें समस्याएं क्या होंगी? उसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या होगा? उसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पे कि हमें देखना होगा। और 6% जीडीपी की जो बात है, निश्चित रूप से उससे कम में तो कुछ होना ही संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आज जबकि यदि देखें जो हमारी स्थिति है वो वर्तमान शिक्षा प्रणाली, या जो आज वर्तमान स्थिति है कि 1/3 33% पोस्ट अभी खाली। जो हमारा स्ट्रक्चर है अभी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पढ़ाने का, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ खासतौर से, और जो हमारा फैकल्टी का गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो 80% कमी है उसमें। 80% में फैकल्टी जो होनी चाहिए उसमें कमी है। जॉब पाने की जो ग्रेजुएट्स में 80% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनमें जॉब पाने योग्य नहीं है। वैश्विक मापदंडों पर जो पाठ्यक्रम है उसमें 64% की कमी। गुणवत्ता, जो नौकरी में गुणवत्ता है उसमें 35% की कमी। तो आज जब वर्तमान में इन सीमित दायरों में इतनी स्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं, तो हम जब इस
स्तर पर स्थापित करना चाहेंगे कि हमारे भाषाई ज्ञान हो, तो उसको देखना पड़ेगा कि उसमें किताबें भी हो, उसमें टीचर भी हो, उसमें यूनिवर्सिटीज भी हो। हालांकि इसमें बात कही गई है कि हम हेरिटेज स्थापित करें और हम बच्चों को घुमाएं, उनको हेरिटेज दिखाएं, लेकिन वो हेरिटेज दिखाने के लिए हमें उस तरह के संसाधन चाहिए, उस तरह के कोच चाहिए, उस तरह की फैसिलिटी चाहिए। एक साल यहाँ तो टूर ले जाने में कॉलेज में ये हो जाता है कि फंड कौन देगा, जो कि पहले से चला आ रहा है। तो ये दिक्कत हो जाती है कि अब फंड कहाँ से प्रोवाइड किया जाए। अब पूरा भारत घुमाना होगा तो कहाँ से फंड प्रोवाइड होगा, कौन टूर करेगा, कौन ले जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये शिक्षा नीति है। ये जरूर इस पे विचार करने की जरूरत है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको जो है देखना बहुत प्रासंगिक होगा। और मेरे ख्याल से हमारे और भी बहुत वक्ता हैं, हमने अपने स्तर से बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन बहुत समय न लेते हुए मैं पुनः सभी को बहुत बहुत महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इन बातों के साथ कि जरूरी नहीं चिरागों से ही हो रोशनी, जरूरी नहीं चिरागों से ही हो रोशनी, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हेलो सर, आवाज आ? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको साधुवाद देते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। बहुत ही सारगर्भित और सभी को लाभान्वित करने वाला आपका व्याख्यान रहा सर। समाज में घटित हो रहे व्यवहारिक उद्धरण के माध्यम से आपने संस्कृति के विविध पहलुओं पर विस्तार से अपनी बात रखी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सर। और रही शिक्षा की बात, तो निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और